क्षमता हालांकि एक भारी बंद फाटक रखने के समान थी, जहां दूसरी तरफ अनगिनत क्षमताएं थीं। आपको उस भारी फाटक को खोलने की ताकत और फाटक के दूसरी तरफ जो कुछ भी था उसे सीखने की योग्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए मिनर्वा द्वारा तैयार किया गया दूसरा परीक्षण उनकी कक्षा के प्रत्येक व्यक्ति की युद्ध शक्ति और योग्यता की जांच करना था। इस बार उसने एक चमकता हुआ प्रतीक बुलाने के बाद सभी को सामने आने के लिए कहा, जो एक आंख जैसा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, एक एक करके आप सभी शक्ति की आंख में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले कौन आना चाहता है? टकला युवक जिसका प्रकाश से संबंध था आगे बढ़ा और सबसे पहले जाने का फैसला किया। उसके घेरे में प्रवेश करने के कुछ सेकंड बाद वह चमक उठा और प्रतीक पर एक संख्या अंकित हो गई। युद्ध शक्ति 10, आध्यात्मिक शक्ति 25, आध्यात्मिक योग्यता रैंक ए। मिनर्वा ने कहा, जैसे मैं समझाती हूं वैसे ही सभी आगे बढ़े। युद्ध शक्ति किसी की शारीरिक शक्ति का एक माप है। 10 औसत वयस्क मानव के लिए सामान्य संख्या है। युवा लोगों के लिए यह संख्या होने का मतलब है कि उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया है और अपने शारीरिक शरीर की क्षमता को उस बिंदु तक अनलॉक कर दिया है जहां वे युवा होने के बावजूद एक वयस्क के खिलाफ समान स्तर पर। इस बीच आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा को बुनने में किसी की प्रतिभा का माप है। इसे 3 श्रेणियों द्वारा मापा जाता है: आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक नियंत्रण और आध्यात्मिक क्षमता। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना सभी का मुख्य कार्य होगा और यह आसान नहीं होगा। केवल जब कोई व्यक्ति 30 आध्यात्मिक शक्ति को तोड़ देगा तभी आप में से कोई भी बुनियादी तत्वों का उपयोग करने और रैंक 2 अंत में। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक योग्यता। योग्यता जादू सीखने में आपकी प्रतिभा है। किसी की आध्यात्मिक शक्ति कम हो सकती है क्योंकि उन्होंने कभी जादू का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उच्च योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति तेजी से पकड़ बना सकता है। युद्ध शक्ति 8, आध्यात्मिक शक्ति 23, आध्यात्मिक योग्यता रैंक ए। युद्ध शक्ति 6, आध्यात्मिक शक्ति 28, आध्यात्मिक योग्यता रैंक ए। युद्ध शक्ति 15, आध्यात्मिक शक्ति 22, आध्यात्मिक योग्यता रैंक ए। यह अपेक्षित ही था कि आकाशगंगा में अरबों से खरबों लोगों में से चुने गए युवाओं की आध्यात्मिक रैंक ए होगी। युद्ध शक्ति 13, आध्यात्मिक शक्ति 29, आध्यात्मिक योग्यता रैंक एस। युद्ध शक्ति 18, आध्यात्मिक शक्ति 36, आध्यात्मिक योग्यता रैंक ए। आध्यात्मिक शक्ति 32, आध्यात्मिक योग्यता रैंक एस। काले और सफेद वर्दी में युवा लोगों के समूह से प्राप्त संख्याएं थी। उनमें से केवल कुछ ही थे जिनकी रैंक एस थी, लेकिन उनमें से लगभग सभी ने 30 आध्यात्मिक शक्तियां पार कर ली थी, सिवाय उन कुछ को छोड़कर जिन्होंने नहीं की थी। उन्हें दूसरों द्वारा कालियोस नामक जादूगर, दुनिया से आने वाले प्रतिभाशाली के रूप में पुकारा जा रहा था। इसका मतलब था कि उनमें से लगभग सभी। एक बार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति में एक निश्चित बाधा को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो उनकी शारीरिक शक्ति भी उसी समय बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अभिमानी हैं, लेकिन शब्द अर्थहीन है। आह, मेरा मन कर रहा है कि उन संतुष्ट चेहरों को जमीन पर रगड़ दूं, पीयूष ने कहा, फिर से जमीन पर थूकते हुए। असभ्य, क्या तुम फर्श को गंदा करना बंद कर सकते हो? यह सिर्फ दिखाता है कि तुम उनसे डरे हुए हो, वीर ने टिप्पणी की, अपने कपड़े का किनारा उस जगह से हटाते हुए जहां पीयूष ने थूका था। तुमने कुछ कहा सुअर? मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे तो बस खुर्राटे सुनाई दे रहे हैं, पीयूष ने तपाक से कहा, अपना कान वीर के पास ले जाते हुए। वीर ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, आह भरी और फिर से पीयूष को नजरअंदाज करने लगा। वे लड़के, उन्हें बस लड़ना आता है। मैं बहुत खुश हूं कि वो चुप रहने वाला लड़का और तुम, मेरे प्यारे, उनके जैसे नहीं हो, क्लिया ने कहा, फिर से रोहन के पास अपना चेहरा ले जाते हुए। मैं, रोहन बुदबुदाया। उसका दिल फिर से तेजी से धड़क रहा था, जबकि उसका चेहरा लाल महसूस हो रहा था। क्लिया ने एक छेड़ने वाली हंसी दी
और फिर रोहन से दूर चली गई। सामने के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चुमो ने यह देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला कि क्या हलचल है। युद्ध शक्ति 22, आध्यात्मिक शक्ति 41, आध्यात्मिक योग्यता रैंक एस। एक बड़ा घूंघट वाली लड़की हरित सफेद चिकनी पोशाक पहने हुए शक्ति की आंख पर खड़ी थी। उसकी युद्ध शक्ति औसत वयस्क से दुगनी थी और उसके पास पहले से ही 41 आध्यात्मिक शक्ति थी, जो दर्शाता है कि वह अपनी कम उम्र में ही रैंक 3 शिष्य तक पहुंच चुकी थी। मिनर्वा मुस्कुराई और पूछा, मुझे अपना चेहरा देखने दो। धीरे धीरे लड़की ने अपना घूंघट खोला और जिस किसी ने भी उस महिला को देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। यह महिला न केवल बहुत सुंदर है, बल्कि इस महिला की पुतली में कुछ अलग है। जहां औसत इंसान की पुतली गोल होती है, वहीं इस महिला की पुतली सांप की आंख की तरह धंसी हुई और पतली है। वर्दी पहने युवा लोगों में से एक ने टिप्पणी की, हूं एक आधा नस्ल रक्तरेखा, दौड़ में कोई आश्चर्य नहीं। मिनर्वा ने टिप्पणी करने वाले युवक को घूरा और वह चुप हो गया। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मिनर्वा ने पूछा। मैं सिल्वा हूं। रोहन अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच रहा था कि वह लगभग सफेद पड़ गई थी। उसने शक्ति की आंख के मापों को घूरा और अपमानित महसूस किया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम परीक्षण फिर से कर सकते हैं? मिनर्वा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा आशावादी नहीं लग रहा था। रोहन की परीक्षा का पाठ अपने आप मिट गया। शक्ति की आंख एक बार फिर चमकी और वही संख्याएं दिखाईं। निराशा। जब रोहन ने मिनर्वा की अभिव्यक्ति देखी तो वह जान गया था कि यह व्यर्थ था। रोहन निराश हो गया। कक्षा में वास्तव में उसकी सबसे कम युद्ध शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और योग्यता थी। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझा कि उनका क्या मतलब है। मिनर्वा के चेहरे के आधार पर यह साफ पानी की तरह स्पष्ट था कि वह कितनी निराश और आश्चर्यचकित थी। रोहन यह भी सुन सकता था कि कैसे उच्च वर्ग की दुनिया कालियोस के वे युवक डींगे मार रहे थे। उसने अस्पष्ट रूप से निम्नलिखित सुना, 1000 साल हो गए हैं। पिछली आध्यात्मिक योग्यता रैंक भी इस अकादमी में दिखाई दी थी। यह आदिम, वह वास्तव में अपनी तरह का एक है। हा हा हा। मिनर्वा ने उन युवकों के स्थान पर एक नजर डाली और फिर रोहन पर अपना ध्यान वापस लगाया। उसके चेहरे पर स्वीकृति का भाव था जब उसने भारी लहजे में कहा, मुझे माफ करना। रोहन, जादूगर बनने में आध्यात्मिक योग्यता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक कम आध्यात्मिक शक्ति को उच्च आध्यात्मिक योग्यता द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उसने शक्ति की आंख को हटा दिया और कहा, लेकिन चूंकि तुम यहां हो, मेरा सुझाव है कि तुम अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मिनर्वा दूसरों की ओर मुड़ी और कहा, सभी लोग अब के लिए बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। मिनर्वा का स्पष्टीकरण और रोहन के मित्र युवक अपनी सीटों पर वापस चले गए और रोहन अपने पैर घसीटता हुआ गया। क्लिया ने विशेष रूप से उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। वह चुप रहा और बस उनके प्रयासों को स्वीकार करने के लिए कमजोर मुस्कान दी। हालांकि संचार एक समय में केवल मौलिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, इसलिए एकाधिक क्षमताओं वाले लोगों के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऊर्जा को संचारित करने में अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता है। यदि आप एक ही समय में 2 या 2 से अधिक तत्वों को संचारित करने का प्रयास करते हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा टकराएगी और सबसे खराब स्थिति में आपका पात्र आप। मिनर्वा ने फिर से आह भरी जैसे ही वह मंच के चारों ओर घूमने लगी। मैं सभी को एक बार फिर याद दिलाऊंगी, आप सभी के पास 7 दिन हैं और सुनिश्चित करें कि इस अवसर को बर्बाद न करें। उसने 2 उंगलियां उठाईं। आप सभी को इन 7 दिनों के भीतर 2 चीजें पूरी करनी है। पहला, आपको 30 आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंचना है और रैंक 2 शिष्य बनना है। दूसरा, आपको हमारी जादूगर अकादमी में किसी भी संस्थान से स्वीकृति पत्र प्राप्त करना है। उनमें से एक को भी पूरा करने में विफलता का मतलब है कि आप असफल हो जाएंगे और आपकी स्मृति को मिटा दिया जाएगा। रोहन का निष्कर्ष। मिनर्वा द्वारा चीजों को समझाने के बाद रोहन ने चीजों को एक साथ रखा था।
उसके स्पष्टीकरण के आधार पर रैंक बी की आध्यात्मिक योग्यता को एक तत्व के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने में 7 दिनों से अधिक का समय लगेगा। उसके ऊपर उसे अभी भी संस्थानों में से एक में प्रवेश लेना था और 30 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी थी। परीक्षण 7 दिनों में होगा, इसलिए कोई भी जो निष्कर रोहन मिनर्वा को देख रहा था, लेकिन उसने पहली पंक्ति में कालियोस के कई युवा लोगों को अपना सिर मोड़ते हुए देखा। रोहन महसूस कर सकता था कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे, डिंगे मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। वे ही थे जिनके चेहरों पर पहले ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन अब उनकी नाक हवा में थी क्योंकि उनके चेहरे पर तिरस्कार या दया के भाव थे। उसने फिर से नीचे देखा। फर्श पर खाली घूर रहा था, लेकिन उसके विचार हिल गए क्योंकि किसी ने अचानक रोहन के कंधे पर हाथ रखा। मित्रों का समर्थन। एक मीठी सुगंध ने उसके संवेदों को फिर से भर दिया क्योंकि एक मुलायम अद्भुत भावना ने उसकी बाहों के खिलाफ दबाव डाला। चिंता मत करो प्यारे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शायद यह उन चीजों के कारण है जो हमारे महायाजक ने मुझे सिखाई थी कि मेरे पास इतनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति है। मैं तुम्हें उनमें से कुछ तरकीबें सिखाऊंगी। उसे एक पल लगा कि यह क्लिया ही थी जिसने अपनी बाह उस पर रखी थी, और वह मुलायम भावना। रोहन ने देखा कि वह मुलायम भावना क्या थी, और वास्तव में वही था जो उसने सोचा था। वह जल्दी से क्लिया के चंगुल से दूर हो गया। चूंकि हम एक ही दुनिया से हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, रोहन, वीर ने टिप्पणी की, जो सबसे दूर के कोने पर था। क्लिया वीर, रोहन ने बुदबुदाया। हम अब, पीयूष ने सूंघा, लेकिन उसकी आंखों ने स्पष्ट रूप से कुछ और कहा। चुमो अभी भी चुप रहा, हालांकि उसकी निगाहों में कुछ गर्मी थी। रोहन को अंदर से गर्म महसूस हुआ। वे मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये लोग उस राज्य के शरारती कुलीन बच्चों से बेहतर व्यवहार कर रहे थे जिससे वह संबंधित था। वास्तव में ग्वेन के अलावा रोहन को कुछ परवाह दिखाने वाले ये पहले लोग थे। उसके पिता की जागीर में बच्चों के बीच हमेशा दूरी का एहसास रहता था, लेकिन ये 4 अजनबी जिनसे वह एक अलग दुनिया में। अकादमी के रास्ते। रोहन ने मिनर्वा पर अपना ध्यान वापस लगाया, जो अभी भी कुछ चीजें समझा रही थी। किसी तरह वे नकारात्मक विचार इस पल रोहन के दिमाग से निकल गए। जादूगर अकादमी में, हालांकि हमारे पास बहुत सारे संस्थान हैं, वे एक शिष्य को स्वीकार नहीं करेंगे यदि आप बस दिखाते हैं और उनसे नामांकित होने के लिए कहते हैं। यह अकादमी भीख मांगने की जगह नहीं है। जो कुछ भी वे आपसे मांगते हैं, उसके साथ अपनी योग्यता साबित करें और वे आपको सुविधाएं और सबक प्रदान करेंगे जो वे प्रदान कर सकते हैं। मिनर्वा ने अपना हाथ लहराया और 2 दरवाजों की विशाल जादुई छवियां दिखाई दी। हमारे पास जो संस्थान हैं, वे 2 मुख्य मार्गों में विभाजित हैं, 10 तत्व पथ और भाग्य पथ। 10 तत्व पथ वे संस्थान हैं जहां आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करेंगे और साथ ही अपने तत्वों के बारे में सीखेंगे। चूंकि यह दिया गया है कि हम विभिन्न दुनिया से एकत्र किए गए सभी छात्रों के पास कम से कम एक तत्व है, आप सभी उनकी कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा लेने के हकदार हैं। आप केवल अपनी क्षमता के अनुसार परीक्षण ले सकते हैं, इसलिए यदि आपके पास एकल मौल। फिर भाग्यपथ चमका और मिनर्वा ने जारी रखा। भाग्यपथ उन लोगों के लिए संस्थान है जो विशेषज्ञता के एक विशेष क्षेत्र को सीखने में रुचि रखते हैं। सामान्य संस्थान विनाश, भ्रम, आह्वान, परिवर्तन, कीमिया, युद्ध और कई अन्य हैं। उन सभी को परीक्षणों की आवश्यकता होती है जिन्हें आपको उनकी कक्षाओं को लेने से पहले पास करना होता है। सिवाय युद्ध वर्ग के इन संस्थानों में प्रवेश। ये सभी बातें अब तक आप सभी को उबा रही होंगी, तो आइए इसे समाप्त करें। मैं चाहूंगी कि हर कोई अपने हाथों पर प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करे। रोहन की सूचना। रोहन ने अपनी हथेली पर प्रतीक पर अपने विचारों को केंद्रित किया। पंक्तियों और लेखन के रूप में प्रतीक जिसे वह नहीं समझा था ने जानकारी दी। रोहन, पुरुष 15 वर्ष, युद्ध शक्ति 5, आध्यात्मिक शक्ति 20, आध्यात्मिक योग्यता B। आपको 10 मौलिक पथ के 4 विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जल संस्थान, पृथ्वी संस्थान, पौध संस्थान और अंधकार संस्थान। भाग्य पथ के तहत किसी भी स्कूल से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ।
मिनर्वा ने तालियां बजाईं, फिर से सभी का ध्यान आकर्षित किया और कहा, यह हमारी कक्षा का अंत है। आप सभी अपने परीक्षण लेना शुरू कर सकते हैं और पहला दिन कल से शुरू होता है। अभी हर कोई अपने रहने के क्वार्टर में आराम और तैयारी कर सकता है। बस पोर्टल के बाहर गार्ड के निर्देशों का पालन करें। मैं आप सभी की सफलता की कामना करती हूं। कक्षा समाप्त। आकाश द्वीप 7 पर नए अकोलाइट्स आकलाइट्स फव्वारा केंद्र में स्थित था और वहां से अलग अलग दिशाओं में 10 इमारतों की ओर जाने वाले कुछ रास्ते थे। जगह पर कुछ मेहराबे, पेड़, झाड़ियां, बेंचे और छोटे पगोरा मंदिरनुमा संरचनाएं थे जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। रोहन ने देखा कि प्लाजा का किनारा बार को छोड़कर एक खाली जगह जैसा लग रहा था और जब वह किनारे पर गया तो उसने पाया कि वे एक ऐसी जगह पर थे जहां सब कुछ हवा में तैर रहा था। वो सामने वाली इमारत बिल्डिंग 7 है। क्लास 70 से क्लास 79 तक के लोग अगले 7 दिनों तक वहीं ठहरेंगे, उसी कवच वाले पास के एक अन्य व्यक्ति ने कहा। रोहन ने अपने सामने की इमारतों को गिना। 6, 7, 10 लगता है हम सभी इस जगह पर एक साथ रहने वाले हैं। वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है, क्लिया ने कहा। वह एक पत्थर की सफेद बेंच पर बैठी थी जिसके पास एक पेड़ उसे छाया दे रहा था। चलो चले, उनके गाइड ने कहा। फिर उन्हें तैरते हुए रास्तों में से एक पर ले जाया गया। अंदर प्रवेश करने पर एक लंबी मेज वाला एक बड़ा हॉल ने उनका स्वागत किया। एक व्यक्ति जो उनसे बहुत अधिक उम्र का नहीं लग रहा था, उसने नए आए लोगों का स्वागत किया। उसने गले तक ढका हुआ एक तंग लंबा काला सूट पहना हुआ था जो किसी तरह की वर्दी लग रही थी। नए अकोलाइट्स का स्काई आइलैंड 7 पर स्वागत है। मुझे यूरियल कहिए, मैं रैंक 6 का अकोलाइट हूं। इस जगह की सभी सुविधाएं आप सभी के लिए खुली हैं। इसमें खाने की जगह, स्नानघर, प्रशिक्षण कक्ष और बिस्तर भी शामिल हैं। ये सभी मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। बदले में हम पूछते हैं कि आप सभी मानवता की भलाई के लिए अपनी कक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हर समय वर्दी पहनना आवश्यक है और जब आप अपने कमरों में पहुंचेंगे तो आपको वे मिल जाएंगी। निवास को उस जानकारी के सैकड़ों युवा एक गलियारे की ओर बढ़ने लगे। कई सीढ़ियां चढ़े और कुछ रास्तों से गुजरे और अंत में अपने निवास पर पहुंचे। उन्होंने अपनी हथेलियों पर दी गई दिशा का अनुसरण किया। रोहन और उसके दोस्त फिर एक बड़े दरवाजे के पास आए। वीर आगे बढ़ा, अपनी हथेली को दरवाजे की सतह पर रखा। वह चमक उठा और सर से खुल गया। कमरे के अंदर 5 और कमरे थे जिनमें सरल डिजाइन वाले बिस्तर थे। प्रत्येक कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जिससे आसमान का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। वाह, मुझे यह बहुत पसंद आया, क्लिया ने कहा। स्वागत है, मैं आपकी रूम अटेंडेंट हूं। मैं इस जगह के बारे में सभी सवालों का जवाब दे सकती हूं या आपके एक्सेस के स्तर के अनुसार आपकी जरूरतों को तैयार कर सकती हूं। ये 5 युवा जिस नई दुनिया में रह रहे थे उससे चकित हुए बिना नहीं रह सके। यह ऐसा था जैसे वे देवताओं द्वारा बनाई गई दुनिया में हों। कृपया पहले अपनी अकोलाइट वर्दी पहन ले। उनके सामने की खाली जगह थोड़ी विकृत हुई और एक लबादा चौगा दिखाई दिया। यह वही लबादा था जो यूरियल पहने हुए था, लेकिन किनारे पर एक बैज था जिस पर अलग अलग संख्याएं थीं। क्या हमें यह अजीब सी पोशाक पहननी पड़ेगी? पीयूष ने कहा, उसे हवा में लहराते हुए। विशिष्ट बर्बर, तुम तो निश्चित रूप से नग्न घूमना चाहोगे, वीर ने जवाब दिया। रोहन ने आह भरी क्योंकि वे दोनों फिर से बहस करने लगे, लेकिन दोनों अचानक अपनी बातचीत बंद कर दी क्योंकि उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चूमो ने भी हल्के से खांसा। क्या हुआ चूमो? रोहन ने पूछा, इससे पहले कि वह अपनी नजर उस ओर घुमाता जहां चूमो, वीर और पीयूष देख रहे थे। फिर उसने क्लिया को लापरवाही से अपनी एक्सेसरीज और ड्रेस हटाते हुए पाया। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन तीनों लड़के उसकी चिकनी निर्दोष कांस्य त्वचा और कर्व्स को घूरते हुए स्थिर हो गए क्योंकि वह रूम अटेंडेंट द्वारा दिए गए कपड़ों को आजमा रही थी। कमरा शांत हो गया। केवल सांस लेने
घूंट भरने और क्लिया के पहनने की कोशिश कर रहे कपड़ों की सरसराहट ही सुनी जा सकती थी। वाह क्या सुंदर पोशाक है, कपड़ा कितना ठंडा लगता है और हवा आसानी से गुजरती है, तुम लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए, क्लिया ने कपड़े पहनने के बाद कहा। वीर और पीयूष अश्लील वातावरण में रहने के आदी थे, लेकिन उन्होंने जो चीजें देखी थीं, उनकी तुलना क्लिया के प्राकृतिक आकर्षण से नहीं की जा सकती थी। जहां तक रोहन और चूमो की बात है, उन्होंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था और जो अभी हुआ था उससे वे अभी भी गर्मी महसूस कर रहे थे। क्लिया ने ऐसे व्यवहार किया जैसे यह उसके लिए सामान्य घटना हो। बाकी लड़के पहले अपने कमरों में गए और कपड़े बदले और कमरे के बीच में वापस आ गए, जहां छोटे क्रिस्टल ने सामान्य चीजों के साथ साथ उन सभी संस्थानों की जानकारी समझाई जिनमें वे कल भाग ले सकते थे। भले ही रोहन को 4 तत्व संस्थानों में भाग लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन उसे नीति पथ डेस्टिनी पाथ से कोई निमंत्रण नहीं मिला। वीर, पीयूष और चूमों के साथ भी ऐसा ही था। उनमें से किसी को भी अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला था, सिवाय मौलिक पथ एलिमेंटल पाथ स्कूल के। आखिरकार यह उनका पहला दिन था, इसलिए उनकी विशेषज्ञता जो भी थी वह अभी तक नीति पथ स्कूल को पता नहीं थी। तुम ठीक हो जाओगे रोहन, तुम कल मेरे साथ क्यों नहीं आते? हम दोनों में पृथ्वी अर्थ का आकर्षण है, वीर ने पूछा। हम मेरे लिए मुकाबला ही सब कुछ है, लेकिन मुझे पहले अग्नि फायर की कोशिश करनी चाहिए, पीयूष चिल्लाया। चूमो अभी भी चुप था। इस आदमी ने वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कहा, हालांकि सभी ने महसूस किया कि चूमो उनकी बातचीत को करीब से सुन रहा था। तुम्हारा क्या, क्लिया? वीर ने पूछा। दरअसल क्लिया क्रिस्टल से जानकारी देखते हुए भ्रमित लग रही थी। वह यह देखकर थोड़ी हैरान थी कि उसे 5 अलग-अलग नीतिपथ संस्थानों से 5 निमंत्रण मिले थे और उसके पास जो 3 मौलिक तत्व हैं, उन्हें मिलाकर कुल 8 संस्थान। 7 दिनों में वह अब इस बात को लेकर भ्रमित थी कि वह किसमें शामिल नहीं होगी। आकाश द्वीप 7 पर नए शिष्य। फव्वारा बीच में स्थित था और वहां से अलग-अलग दिशाओं में 10 इमारतों की ओर जाने वाले कुछ रास्ते थे। उस जगह पर कुछ मेहराबे, पेड़, झाड़ियां, बैठने के लिए बेंचें और छोटे मंदिरनुमा ढांचे पगोरा थे, जहां पहले से ही कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। रोहन ने ध्यान दिया कि चौक प्लाजा का किनारा बार को छोड़कर एक खाली जगह जैसा लग रहा था, और जब वह किनारे पर गया तो उसे पता चला कि वे एक ऐसी जगह पर थे जहां सब कुछ हवा में तैर रहा था। वह सामने की इमारत बिल्डिंग 7 है। कक्षा 70 से कक्षा 79 तक के छात्र अगले 7 दिनों तक वहीं ठहरेंगे, उसी कवच में पास खड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा। रोहन ने अपने सामने की इमारतों को गिना। 6, 7, 10 लगता है हम सभी इस जगह पर एक साथ रहने वाले हैं। वाह, यह जगह कितनी सुंदर है, क्लिया ने कहा। वह एक पत्थर की सफेद बेंच पर बैठ गई थी जिसके पास एक पेड़ उसे छाया दे रहा था। चलो, उनके मार्गदर्शक ने कहा। फिर उन्हें तैरते हुए रास्तों में से एक पर ले जाया गया। अंदर प्रवेश करने पर एक लंबी मेज वाला एक विशाल कक्ष हॉल ने उनका स्वागत किया। एक व्यक्ति जो उनसे बहुत ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, उसने नए आए लोगों का अभिवादन किया। उसने गले तक ढका हुआ एक तंग लंबा काला सूट पहना हुआ था जो किसी तरह की वर्दी लग रही थी। नए शिष्यों का आकाश द्वीप 7 पर स्वागत है। मुझे शिव कहिए, मैं रैंक 6 का शिष्य हूं। इस जगह की सभी सुविधाएं आप सभी के लिए खुली हैं। इसमें भोजन करने की जगह, स्नान घर, अभ्यास कक्ष और सोने के लिए बिस्तर भी शामिल हैं। ये सभी मुफ्त में उपलब्ध हैं। बदले में हम पूछते हैं कि आप सभी मानवता की भलाई के लिए अपनी कक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हर समय वर्दी पहनना अनिवार्य है और जब आप अपने कमरों में पहुंचेंगे तो आपको वे मिल जाएंगी निवास स्थान को। सैकड़ों युवा एक गलियारे की ओर बढ़ने लगे। कई सीढ़ियां चढ़े और कुछ रास्तों से गुजरे और अंत में अपने निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अपनी हथेलियों पर दिए गए निर्देश का पालन किया। रोहन और उसके दोस्त फिर एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे। पीयूष आगे बढ़ा।
अपनी हथेली को दरवाजे की सतह पर रखा। वह चमक उठा और सर से खुल गया। कमरे के अंदर 5 और कमरे थे, जिनमें सरल बनावट वाले बिस्तर थे। प्रत्येक कमरे में एक बड़ी खिड़की थी, जिससे आसमान का सुंदर नजारा दिखाई देता था। वाह, मुझे यह बहुत पसंद आया, क्लिया ने कहा। स्वागत है। मैं आपकी कक्ष सहायक हूं। मैं इस जगह के बारे में सभी सवालों का जवाब दे सकती हूं या आपके पहुंच एक्सेस के स्तर के अनुसार आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती हूं। ये पांचों युवा जिस नई दुनिया में रह रहे थे, उससे विस्मित हुए बिना नहीं रह सके। यह ऐसा था जैसे वे देवताओं द्वारा बनाई गई दुनिया में हों। कृपया पहले अपनी शिष्य वर्दी पहन लें। उनके सामने की खाली जगह थोड़ी विरूपित हुई और एक लबादा ओवरकोट दिखाई दिया। यह वही लबादा था जो शिव पहने हुए था, लेकिन किनारे पर एक बिल्ला बैज था जिस पर अलग अलग संख्याएं थीं। क्या हमें यह अजीब सा वस्त्र पहनना पड़ेगा? वीर ने कहा, उसे हवा में लहराते हुए। विशिष्ट जंगली, तुम तो जरूर नंगे घूमना चाहोगे, पीयूष ने जवाब दिया। रोहन ने आह भरी, क्योंकि वे दोनों फिर से बहस करने लगे, लेकिन दोनों ने अचानक अपनी बहस रोक दी क्योंकि उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चूमो ने भी हल्के से खांसा। क्या हुआ चूमो? रोहन ने पूछा, इससे पहले कि वह अपनी नजर उस ओर घुमाता जहां चूमो, पीयूष और वीर देख रहे थे। फिर उसने क्लिया को लापरवाही से अपने आभूषण और कपड़े हटाते हुए देखा। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन तीनों लड़के उसकी चिकनी निर्दोष कांसे जैसी त्वचा और वक्रों को घूरते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। क्योंकि वह कक्ष सहायक द्वारा दिए गए कपड़े आजमा रही थी, कमरा शांत हो गया। केवल सांस लेने, घूंट भरने और क्लिया के पहनने की कोशिश कर रहे कपड़ों की सरसराहट ही सुनी। वाह, क्या सुंदर पहनावा है! कपड़ा कितना शीतल महसूस होता है और हवा आसानी से गुजरती है। तुम लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए। क्लिया ने कपड़े पहनकर खत्म करने के बाद कहा। पीयूष और वीर अश्लील माहौल में रहने के आदी थे, लेकिन उन्होंने जो चीजें देखी थीं, उनकी तुलना क्लिया के सहज आकर्षण से नहीं की जा सकती थी। जहां तक रोहन और चूमो की बात है, उन्होंने अभी अभी पहली बार ऐसा दृश्य देखा था, और जो अभी हुआ था उससे वे अभी भी गर्मी महसूस कर रहे थे। क्लिया ने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह उसके लिए सामान्य बात हो। बाकी लड़के पहले अपने कमरों में गए और कपड़े बदले और कमरे के बीच में वापस आ गए, जहां छोटे क्रिस्टल ने सामान्य बातों के साथ साथ उन सभी संस्थानों की जानकारी समझाई जिनमें वे कल जा सकते थे। भले ही रोहन को 4 तत्व संस्थानों में भाग लेने की पहुंच मिली थी, लेकिन उसे भाग्यपथ डेस्टिनी पाथ से कोई निमंत्रण नहीं मिला। जूलियन, वीर और चूमो के साथ भी ऐसा ही था। उनमें से किसी को भी अभी तक मौलिक पथ विद्यालय को छोड़कर कोई निमंत्रण नहीं मिला था। आखिरकार यह उनका पहला दिन था, इसलिए उनकी विशेषज्ञता जो भी थी, वह अभी तक भाग्यपथ विद्यालय को पता नहीं थी। तुम ठीक रहोगे रोहन, तुम कल मेरे साथ क्यों नहीं आते? हम दोनों में पृथ्वी तत्व के लिए आकर्षण है, पीयूष ने पूछा। मेरे लिए युद्ध ही सब कुछ है, लेकिन मुझे पहले अग्नि तत्व की कोशिश करनी चाहिए, वीर चिल्लाया। चूमो अभी भी चुप था। इस आदमी ने वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कहा, हालांकि सभी ने महसूस किया कि चूमो उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारा क्या, क्लिया? पीयूष ने पूछा। दरअसल क्लिया क्रिस्टल से जानकारी देखते हुए भ्रमित लग रही थी। वह यह देखकर थोड़ी हैरान थी कि उसे 5 अलग अलग भाग्यपथ संस्थानों से 5 निमंत्रण मिले थे, और उसके पास जो 3 मौलिक तत्व हैं, उन्हें मिलाकर कुल 8 संस्थान। 7 दिनों में वह अब इस बात को लेकर उलझन में थी कि वह किसमें शामिल नहीं होगी। रोहन अपने बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए अगर वह ऊपर देखता तो हजारों तारे रात के आकाश के कैनवास को ढके हुए थे, और वह मन ही मन कामना कर रहा था कि उसके पिता भी उन्हीं तारों में से एक हो। अगर वह नीचे देखता तो नीचे के बादल घने थे। उसने अपना सिर तकिए पर रखा, जो उससे पहले उसने जिस भी चीज पर सिर रखा था उससे कहीं ज्यादा। छत को घूरते हुए तरह तरह के विचार रोहन के मन में आए। आज हुई घटनाएं ये उम्मीद करने के लिए
बहुत ज्यादा वास्तविक थीं कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। सबसे पहले आज के मौलिक आकर्षण, एलिमेंटल एफिनिटी और आत्मिक योग्यता, स्पिरिट एप्टीट्यूड की परीक्षा। यह जादुई दुनिया थी। क्लिया, शिव, वीर, चूमो और रिया बाद में आए। फिर जमने वाली नदी, उसके पिता की संपत्ति का जलना। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे, लेकिन रोहन ने उन्हें तुरंत पोंछ दिया। उसे इतना रोने वाला नहीं होना चाहिए, उसने खुद से सोचा। वह एक तरफ मुड़ा, इसके बजाय रात के आकाश को घूरने लगा और उसकी आंखें खुद को बंद करने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी उसके दिमाग में उन लुटेरों के चेहरे और क्रुटिन शब्द आया। उसे जानना था कि उनका क्या मतलब है। और अपने पिता की दरवाजे पर बार बार दस्तक हुई और रोहन जाग गया। नेम्ड रोहन, उठो। वह मीठी आवाज एक लड़की की थी। वह बड़बड़ाया, लेकिन मुलायम, आरामदायक बिस्तर एक जादू जैसा था जो उसे थोड़ा और सोने के लिए मजबूर कर रहा था। रोहन, रोहन बुदबुदाया। रिया। तभी दरवाजा सर्र से खुला और कदमों की आहट उसके बिस्तर के पास आ गई। फिर चादर को उसकी मुट्ठी से खींच लिया गया और मीठी आवाज एक तीखे स्वर में बदल गई। तुमने मेरा नाम क्या कहा? उठो, हमें तैयार होना है, शिष्यों को सभा में इकट्ठा होना होगा। शिष्य रोहन ने भ्रमित होकर आधी आंखें खोली। उसे यह समझने में एक पल लगा कि वह कहाँ है, यह लड़की कौन है और शिष्य शब्द का क्या मतलब है। वह अभी भी उसी अजीब दुनिया में था। अगर ऐसा है तो जो कुछ भी हुआ वह सब सच था और यह उसकी वास्तविकता थी। रोहन ने अपना सिर हिलाया, अधूरी नींद की अवस्था से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी अकड़ी हुई हड्डियों को खींचा और जिस खिड़की पर आकाश का दृश्य था वह अब एक दीवार थी। वह बिस्तर से उठा और अचानक वह दीवार जहां खिड़की थी खुद को बदल लिया और सुंदर नीला आसमान और नीचे के घने बादल दिखाए। खिड़की के सामने खड़े होकर उसने पिछली रात के विचारों पर विचार किया। रिया कौन है? उसने अपनी ठोड़ी को अपनी हथेलियों पर टिकाते हुए पूछा। वो मैं। हो, मेरे प्यारे लड़के का पहले से ही कोई प्रेम पात्र है। मैं समझ गई। तो क्या इसीलिए तुम मुझसे दूरी बना रहे हो? क्लिया ने चिढ़ाते हुए कहा और रोहन के करीब झुक गई। ओह नहीं, हम प्रेम पात्र नहीं हैं, हम सिर्फ दो। रोहन अपने शब्दों को रोक दिया। उस रात बगीचे में याद करते हुए जब रिया ने उसे एक जटिल नजर दी थी और टिप्पणी की थी कि वे अब दोस्त नहीं रह सकते। पता है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे, उस आकर्षक लड़की ने कहा। उसने उसकी नाक थपथपाई और रोहन को उसके विचारों के लिए छोड़ दिया। रोहन नहीं समझा कि उसका क्या मतलब था, इसलिए उसने बस उस बात को अपने दिमाग के पीछे रख दिया। दूसरे कमरे में स्नान करने के बाद रोहन अपने सामान्य क्षेत्र में गया और खाने के लिए कुछ ढूंढा। मेज पर रखे भोजन में विभिन्न रंग थे, लेकिन वे केवल सेम के आकार के थे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से बस कुछ ही खाने से उसकी भूख मिट गई। उसके बाद रोहन ने अपनी वर्दी पहनी और अपने चारों दोस्तों के साथ सीधे उस चौक प्लाजा की ओर चला गया जहां फव्वारा था। उन्होंने रास्ते में बात की और रोहन ने शिव के साथ जाने और पृथ्वी तत्व संस्थान को देखने का फैसला किया। जहां तक दूसरों का सवाल है, क्लिया पवन वायु तत्व संस्थान जाएगी, वीर अग्नि तत्व संस्थान, जबकि चूमो अंधकार तत्व संस्थान जाएगा। मुख्य चौक पर हुई सभा केवल एक अभिवादन थी और शिष्यों को फिर अनुमति दी गई कि वे जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। चूंकि रोहन और शिव ने पहले ही योजना बना ली थी, इसलिए वे दोनों कई अन्य युवाओं के साथ पीले रंग के छल्ले वाले एक प्रवेश द्वार पोर्टल में प्रवेश कर गए। वे प्रवेश द्वार से गुजरे और सबसे पहले उनका स्वागत रेत के दानों को ले जाती हुई हवा की ठंडी बयार ने किया जो उनके चेहरों से टकराई। रोहन ने चारों ओर देखा और यह पहली बार था जब उसने ऐसी जगह देखी थी। उसके पैरों के नीचे की रेत एक समुद्र तट की याद दिला रही थी, लेकिन पानी का कोई भी भाग दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी दुनिया में इसे रेगिस्तान कहते हैं, शिव ने कहा।